दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक अर्थात कार्बन के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कार्बन, उसके यौगिक, उसके घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कार्बन की। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सी। कैपिटल सी क्या होता है? इसका प्रतीक चिन्ह होता है। फिर इसकी बात करें इसके परमाणु क्रमांक की। जो मेंडलीव की सारणी है उसमें कितना नंबर दिया गया है? इसको 6 नंबर दिया गया है। अर्थात इसके अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका? ये भी से याद कर सकते हैं आप। 1s2, 2s2, 2p6 होता है। 2p2 होता है, सॉरी ये 2p2 है, ये गलती से 6 लिखा गया है लेकिन ये 2p2 है। कितना? ये 2p और यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p2 अर्थात 2 2 2 मिलके कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये आप इसको ना माने, 6 यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। फिर आगे बात करते हैं हम इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है? साझा करता है। प्राप्ति की बात करते हैं। कार्बन की प्राप्ति कहाँ से की जा सकती है? कार्बन मुक्त रूप से पाया जाता है हमारे हीरे में, ग्रेफाइट में, कोयले में, इन सब में क्या है? मुक्त रूप से पाया जाता है। जबकि संयुक्त रूप से काय किस किस में पाया जाता है? कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त रूप से तो इनके अंदर पाया जाता है और मुक्त रूप से हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि इनके अंदर पाया जाता है। ये क्या सभी जितने भी जीव होते हैं उन और उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनका आधार होता है। कार्बन क्या होता है? जितने भी जीव होते हैं और उनको उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं उनका आधार होता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन खुद से या अन्य तत्वों के जैसे हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनके साथ क्या करता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। अर्थात कार्बन कार्बन से भी बना सकता है। कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन जैसे तत्वों के साथ भी क्या करता है? सहसंयोजी बंध बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और नए नए तत्वों का निर्माण, ये यौगिकों का निर्माण करता है। फिर बात करें कार्बन परमाणु के बीच में है ना बंध होते हैं, वो कैसे होते हैं? उनके मध्य के बंध क्या होते हैं? अत्यधिक प्रबल होते हैं। इनके मध्य के बंध कैसे होते हैं? अत्यधिक प्रबल होते हैं। अब सहसंयोजी बंध की बात करें तो सहसंयोजी बंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल बंध होता है लेकिन इनका अंतर आणुविक बल कैसा होता है? दुर्बल होता है। वह सहसंयोजी बंध वाले जो अणु होते हैं इनमें भीतर तो प्रबल बंध होता है लेकिन इनका जो अंतराणुविक बल होते हैं वो क्या होते हैं? वो दुर्बल होते हैं। इसलिए इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कैसे होते हैं? कम। थोड़ा सा गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं या फिर भंगूर हो जाते हैं। अंतराणुविक बल तो कमज़ोर होते हैं लेकिन इनका भीतरी बल होते हैं वो प्रबल होते हैं। अब बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो उसमें सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? अब हाइड्रो और कार्बन, जिसमें दो शब्द है हाइड्रोजन और कार्बन, इनसे मिलकर बने जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध के साथ साथ द्विबंध, त्रिबंध भी होते हैं। यदि आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो या फिर आपने 9th-10th के अंदर साइंस को थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ या तो सिंगल बॉन्ड जिसको एकल बंध या फिर द्विबंध या त्रिबंध बनाता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में वह एकल बंध बनाता है। आगे बात करें तो कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है या तो सीधी हो सकती है या शाखा युक्त हो सकती है, वलय के रूप में भी हो सकती है। कार्बन परमाणु की जो शाखाएं होती है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो वह तो सीधी शाखाएं भी हो सकती है कि जैसे हमारी यहाँ एक तो यहाँ सी आ गया। जैसे इस श्रृंखला तो आप समझते हो कैसे, कि जैसे एक तो ये सी, फिर ये सी, फिर ये सी, फिर ये सी, तो इसमें इसमें इस तरह यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये तो श्रृंखला सीधी हो गई। अब क्या कर सकते हैं? इसको वलयनुमा बना सकते हैं, शाखानुमा बना सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन कर दिया, ये कार्बन है, ये कार्बन है,
ये NH3 कर दिया, COOH कर दिया, इधर OH कर दिया। तो इस तरह से क्या कर शाखानुमा भी इसको बनाया जा सकता है। तो सीधी भी हो सकती है, वलयनुमा भी हो सकती है और शाखानुमा भी हो सकती है। हमने इस चीज़ को देख लिया। कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी हो सकती है, शाखायुक्त हो सकती है और वलय के रूप में भी हो सकती है। अब हाइड्रोकार्बन हमने देख लिया, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने अणु क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त होते हैं, एक क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। क्या होता है? एक तो संतृप्त होते हैं, एक क्या होते हैं? एक असंतृप्त होते हैं। संतृप्त किसे कहेंगे? कार्बन परमाणु के बीच में केवल जिनके एकल बंध ही पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? संतृप्त यौगिक कहते हैं, जिनके बीच में एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त यौगिक किन्हें कहते हैं? जिनके परमाणु के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। जिनके बीच में क्या द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है उनको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक किनको कहते हैं? जिनके मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। एकल बंध वाला को संतृप्त कहा जाता है। अब ये तो आप थोड़ा थोड़ा आप समझने लग गए होंगे एकल बंध द्विबंध के बारे में। अब कुछ तत्वों के बारे में पता होना चाहिए आपको। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कुछ विशेष संयोजन के साथ जुड़ते हैं, जिनमें 3 संयोजन महत्वपूर्ण है। एक तो एल्केन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के अंदर क्या होता है? सभी बंध क्या होते हैं? एकल बंध से जुड़े होते हैं। एल्कीन में क्या होता है? कोई भी एक बंध, कम से कम एक बंध क्या होता है? द्विबंध होना चाहिए इसमें। इसमें क्या होना चाहिए? कोई ना कोई एक बंध द्विबंध होना चाहिए। और एल्काइन की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है? कोई भी एक बंध कम से कम त्रिबंध होना चाहिए। एल्काइन में क्या होता है? त्रिबंध होना चाहिए। एल्कीन में द्विबंध होना चाहिए, 2 लाइनें दिख रही होगी। और एल्केन में क्या होता है? एकल बंध या एक ही लाइन होनी चाहिए। अब सूत्र की बात करें, एल्केन यदि कोई यौगिक बनाना हमें तो उसका सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इस तरह हमने देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। एल्केन का क्या होगा? CnH2n+2। एल्कीन का होगा CnH2n और एल्काइन का होगा CnH2n-2। अब एल्केन की बात करें तो इससे कौन कौन से यौगिक बनते हैं? जैसे हमारे सबसे अच्छे नॉन यौगिक कौन कौन से हैं? जैसे हमारा मेथेन है, ये एक एल्केन है। एथेन, ये भी एल्केन है। प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्केन में ये वाले यौगिक है, तो इनको हमने देख लिया। अब जैसे 1 नंबर पे कौन सा आता है? एल्केन, मेथेन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इस तरह से ये संख्या बढ़ती जाती है। फिर एल्किन की बात करते हैं। एल्किन में क्या होता है कि सबसे छोटा यौगिक कौन सा होता है? 2 नंबर से शुरू होता है, C2H5। कितना? C2H4, इसको कहते हैं एथिन। फिर C3H6, इसको कहते हैं प्रोपीन। C4H8, इसको कहते हैं ब्यूटीन। फिर आता है एल्काइन। एल्काइन में भी कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। कम से कम क्या? 2 कार्बन होने चाहिए। और उसका उदाहरण है जैसे एथाइन, C2H2, C3H4 प्रोपाइन, C4H6 क्या होता है? ब्यूटाइन। तो इस तरह से एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन तीनों यौगिक हमने देख लिए। इनके सूत्र भी देख लिए, बंध प्रकार भी देख लिए और कुछ उदाहरणों के बारे में भी देख लिया। अब आपको बस बात करते हैं क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? अब क्या होता है? जैसे हाइड्रोकार्बन्स है, क्या देखा हमने अब तक? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। अब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़कर क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक एक अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं, अर्थात एक विशेष प्रकार का गुण प्रकट करते हैं यदि हमारे जो हाइड्रोकार्बन इनके साथ जुड़ते हैं तो। अब एक यूनिवर्सल एलिमेंट की बात करते हैं, सार्वत्रिक तत्व। यूनिवर्सल एलिमेंट की बात करें, कौन सा सार्वत्रिक तत्व? तो कार्बन के श्रृंखलन तथा चतुसंयोजकता गुणों के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होती है। अर्थात सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन के यौगिक क्यों पाए जाते हैं? परीक्षा में पूछा जाए जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी तत्व है, जितने जितने भी जीव है, या कुछ भी कहीं भी जाओ, लेकिन आपको कार्बन की श्रृंखला जरूर मिल जाएगी उसमें। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि एक तो उसकी क्या श्रृंखला का गुण पाया जाता है उसमें, और दूसरा उसमें चतुसंयोजकता का गुण पाया जाता है। इस वजह से कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है।
अब सबसे पहले बात करते हैं संकलन की। दोनों पॉइंट्स की बात कर ले। सबसे पहले संकलन की अर्थात कैटेनेशन की। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन क्या करता है, कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ क्या बंध बनाने की उसके अंदर योग्यता या क्षमता होती है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन के परमाणु क्या है, एक द्वि या त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध के साथ आपस में जुड़ा होता है। फिर बात करें उसकी दूसरी विशेषता अर्थात उसकी चतुसंयोजकता के बारे में। तो चतुसंयोजकता की बात करें हम, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है हमारे 4। इसलिए इसमें कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं या अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो कार्बन क्या करता है, अन्य 4 परमाणुओं के साथ या किसी एक अन्य संयोजक तत्व के साथ और बाकी कार्बन के साथ जुड़ने की इनकी आबंधन क्षमता होती है, अर्थात जुड़ सकता है आराम से। कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और अनेक तत्वों के साथ कार्बन क्या करता है, मिलता है और यौगिक बना लेता है। और ये इसका कारण क्या है, उसकी चतुसंयोजकता। क्या है, उसकी चतुसंयोजकता इसका कारण है। फिर बात करते हैं कार्बन और उसके यौगिकों का आप ईंधन के रूप में भी काम में ले सकते हो, और इसके क्या कारण है। कार्बन और उसके यौगिकों का ईंधन के रूप में काम में लिए जाने के क्या कारण है। पहला कारण तो ये है कि जब कार्बन और उसके यौगिकों को अधिक वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब कार्बन और उसके यौगिकों को क्या अधिक वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मिलेगी और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। और इन्हें एक बार आग दिए जाने के बाद निरंतर जलते रहते हैं, दोबारा आग देने की जरूरत नहीं है। इन्हें अधिक ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता भी नहीं होती, अर्थात एक बार दे दो बस अपने आप ही जलते रहेंगे। और इनका कैलोरी मान भी क्या होता है, उच्च होता है। इसलिए इनका उपयोग किस में किया जाता है, ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। एक टॉपिक आता है हमारा हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है हाइड्रोजनीकरण की परिभाषा क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो आप इसे लिख लिख के याद करेंगे तभी याद हो पाएगा। या फिर सीधा पूछ ले तो जब हमारे डालडा घी आता है, वनस्पति घी आता है, ये बनता कैसे, क्या तरीका है इसका। अब हमारा जो वनस्पति तेल होता है जो हम खाने के अंदर काम में लेते हैं, इसको यदि हम हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, निकल या प्लेटिनम की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, पैलेडियम की, प्लेटिनम नहीं। और कब, 473 डिग्री केल्विन पर, तो हमारे क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। तो हम देख लेते हैं हाइड्रोजनीकरण की। पैलेडियम में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने पर क्या करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो आप इसे याद करेंगे कि पैलेडियम या निकल की उपस्थिति में, दोनों में से कोई भी काम ले सकते हैं, निकल या पैलेडियम। इसकी उपस्थिति में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ दें हम, क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे हमारे वनस्पति तेल है, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब वनस्पति घी बन रहा है हमारा। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण। जैसे कि हमारा एल्कीन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन बना दें तो क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब बात करते हैं इनके औद्योगिक अनुप्रयोग की। औद्योगिक अनुप्रयोग की बात करें तो इस प्रक्रिया से क्या, वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पति तेलों को किस में बदला जाता है, वनस्पति घी में। वनस्पति तेलों में क्या होता है, कार्बन परमाणु के जो द्विबंध होते हैं, क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं। जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को 473 डिग्री केल्विन ताप पर उससे गुजारा जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, वनस्पति घी में बदल जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर पहले भी देखा था। आगे देख लेते हैं इसकी अभिक्रिया की। तो ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन मिलाया निकल की उपस्थिति में
संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया, अर्थात वनस्पति तेल, हाइड्रोजन गैस, निकल पैलेडियम 273 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे, जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। तो हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोजनीकरण के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। कार्बन यौगिकों के क्या रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? पहला, उनमें दहन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? उनमें दहन का गुण पाया जाता है कार्बन में। दहन के गुण की बात करें तो कार्बन क्या है, अपने सभी अपरूपों में क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है। जितने भी अपरूप हो उनको यदि आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वो जलने लगेंगे। और फिर इसके बाद क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो हमने देख लिया, चाहे कोई से भी अपरूप हो आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जला सकते हैं। जैसे हमारा मेथेन है CH4, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा, साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी प्राप्त होगा। CH4 तो समझ गए होंगे आप, CNG गैस की बात कर रहे हैं। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करती है, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या स्वच्छ ज्वाला के साथ चलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये कार्बन क्या करता है, काले धुआं के साथ या पीली धुआं के साथ चलता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की बात करें हम, तो कार्बन यौगिकों को दहन के द्वारा सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, दहन के द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं। और पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। किसमें बदला जा सकता है? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है पूर्ण ऑक्सीकरण के अलावा। जैसे हमारे एथेनॉल का पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल। तो ये हमने देख लिया, ये वाली चीज़ भी जो पूर्ण ऑक्सीकरण के अलावा की बात करते हैं। यदि पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, जब हमारे खमीर होता है तो इनमें हल्का हल्का खट्टापन होता है, थोड़े दिनों बाद खट्टापन आ जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है। इसका क्यों? क्योंकि इनका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। दही भी खट्टा हो जाता है, इसके भी यही कारण है। फिर तीसरी अभिक्रिया आती है हमारी संकलन। कौन सी? संकलन। तो संकलन के बारे में बात करें हम, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन को पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जोड़ देते हैं संकलन में। फिर निकल उत्प्रेरकों का उपयोग करके क्या साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया करते हैं, तथा वनस्पति तेलों से क्या बनाते हैं, वनस्पति घी। किस तरह? वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण करके या फिर उसमें हाइड्रोजन जोड़ के। फिर अगली अभिक्रिया आती है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, अत्यधिक अनविक्रमित होते हैं, अर्थात वो किसी और से ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करते हैं, तथा अधिकांशतः अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय रहते हैं। जैसे अभिकर्मक डाल भी दिए जाएं तो भी ज़्यादातर क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। लेकिन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि आप क्लोरीन और हाइड्रोकार्बन को डाल देंगे तो उनका संकलन हो जाएगा, अर्थात वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्लोरीन क्या करता है, एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने लग जाता है। क्लोरीन क्या करता है, एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित करने लग जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के समूह दूसरे परमाणु का स्थान ले लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। अब कार्बन के अंदर ही हम एक नया टॉपिक लेते हैं, कौन सा? कार्बन के अपर रूप। हमने क्या लिया, कार्बन के अपर रूप की बात करें तो कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपर रूप की परिभाषा। अपर रूप किसे कहते हैं? जिनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। जिनके भौतिक गुण अलग अलग लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। भौतिक गुणों में भिन्नता पदार्थ के परमाणुओं की भिन्नता भिन्न भिन्न अवस्था के कारण होती है। रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन उनको भौतिक गुण अलग अलग क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि जो परमाणुओं का विन्यास होता है यह विन्यास अलग अलग तरह से होता है, इसी वजह से वह उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा हीरा तो कठोर होता है, पारदर्शी होता है,
कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो क्या होता है, कठोर होता है, पारदर्शी होता है, लेकिन जो उसका दूसरा अपरूप ग्रेफाइट होता है मुलायम होता है और अपारदर्शी होता है। रासायनिक संगठन समान होने के कारण क्या होता है, इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। जैसे कि हमारा हीरा और ग्रेफाइट है, तो हमारे हीरा और ग्रेफाइट दोनों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हीरा ग्रेफाइट दोनों को जलाने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, कौन कौन से, ये आप याद रखना। एक तो क्रिस्टलीय अर्थात ठोस, और क्रिस्टलीय अर्थात नरम। क्रिस्टलीय मतलब जैसे हमारे हीरा ग्रेफाइट फुलरिन होता है, क्या क्या, हीरा ग्रेफाइट फुलरिन है जैसे हमारे। एक्रिस्टलीय जैसे हमारे कोयला चारकोल काजल होते हैं, ये क्या होता है, एक्रिस्टलीय हमारे कार्बन है। सबसे पहले हम बात करते हैं हीरे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हीरे के बारे में, ठीक है। तो हीरे के बारे में हम बात करें क्या क्या। पहली बात, हीरा क्या होता है, क्रिस्टलीय अपरूप है। ये पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, अर्थात जो शुद्ध हीरा होता है वह कैसा होता है, रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। लेकिन हम यदि इनके अंदर अशुद्धियाँ मिला दें तो यह हीरा क्या, रंगीन दिखना शुरू कर देता है। हीरे की चमक की बात करते हैं। हीरे की चमक का कारण क्या होता है, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा क्या चमकता हुआ दिखाई देता है। अब बात करें हीरे की, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.41। कितना होता है अपवर्तनांक इसका, 2.41 डिग्री। अब हीरे की संरचना ये याद रखेगा अपवर्तनांक। हीरे की संरचना में क्या, कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से मिलता है, मिलकर क्या करता है, दृढ़ त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। क्या करता है, दृढ़ त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, किसके साथ, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ में। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। चित्र किस तरह बनेगा, जैसे पहले तो एक लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये इस तरह। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। यदि आप बार बार बनाने का प्रयास करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो आपने इस चीज़ को देख लिया, कार्बन की त्रिविमीय चतुष्फल की संरचना के बारे में। अब हीरे की बात करें तो हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। साथ ही साथ हीरा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक भी होता है। हीरा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक भी होता है। हीरा क्या है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, अर्थात इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अम्ल या क्षार का। हीरे का गलनांक भी उच्च होता है। और हीरा क्या, वायु की उपस्थिति में लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने से क्या बनता करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। वायु की अनुपस्थिति में बात करते तो लगभग 2000 डिग्री जलाने पर ग्रेफाइट में बदल जाएगा। हीरा क्या होगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाए तो वह किस में बदल जाएगा, ग्रेफाइट में। और सबसे प्राकृतिक स्रोत की बात करें, कहाँ से शुद्ध हीरा हमें प्राप्त होता है, जो किम्बरले खाने दक्षिण अफ्रीका की, वहाँ से हमें शुद्ध हीरा प्राप्त होता है। और प्रकृति में सबसे ज्ञात पदार्थ कौन सा है, कठोर, वह है हीरा। अब बात करते हैं हीरा, तो हीरा सबके लिए, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा। तो उपयोग की बात करें, हीरे का उपयोग कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने में, कांच को काटने में, चट्टानों में छेद करने में करते हैं। फिर ग्रेफाइट की बात करें, अगला अपरूप, अपरूप ग्रेफाइट की बात करते हैं, यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। यह धूसर भूरे रंग का होता है। यह अपारदर्शी, चिकना, फिसलनदार, मुलायम पदार्थ होता है। ये जैसे आप पेंसिल की लीड देखते हैं काली, तो वह ग्रेफाइट का ही एक रूप है। संरचना की बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट की संरचना, एक कार्बन परमाणु एक ही तल में कार्बन के 3 परमाणुओं के साथ जुड़ता है। हीरे में क्या होता है, 4 परमाणुओं के साथ जुड़ता है, जबकि इसमें क्या होता है, 3 परमाणुओं के साथ जुड़ता है और साथ में षटकोणीय परतदार संरचना बनाता है। कैसी संरचना, परतदार संरचना बनाता है। इसी वजह से जब आप इसको छूते हैं तो फिसलन जैसा महसूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये एक परत है, जैसे ये वाली तो एक परत है, ये दूसरी परत है, तीसरी परत है। तो ये चिकने क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप उनको छूते हैं तो एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसलती है। और 3 ही बंद बनाता है, ये चौथा बंद मुक्त रहता है इसका। ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इनके पास क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए क्या ये विद्युत के सुचालक होते हैं।
अब ग्रेफाइट का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ग्रेफाइट के उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रोड बैटरियाँ होती है, सोलर पैनल होते हैं। इलेक्ट्रोड बैटरियाँ होती है, सोलर पैनल होते हैं, इनके अंदर आप कर सकते हो। पेंसिल के निर्माण में कर सकते हो, शुष्क स्नेक के रूप में कर सकते हो। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, जहाँ आप गीला नहीं यूज कर सकते, शुष्क ही करना है, वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। उच्च ताप सहनशील जो क्रूसिबल्स होते हैं उनको बात बनाने में कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ताप सहन करते हैं, इनको बनाने में आप कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रोड की बैटरियाँ होती है, सोलर पैनल होते हैं, पेंसिल निर्माण इसमें कर सकते हो, शुष्क स्नेक के रूप में कर सकते हो। उच्च ताप सहनशील जो क्रूसिबल्स होते हैं उनको बनाने में कर सकते हो। तो हमने हीरा और ग्रेफाइट के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं फुलरिन के बारे में। इसके बारे में फुलरिन के बारे में बात करें तो फुलरिन की संरचना होती है हमारी फुटबॉल की तरह। कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है। नाम देखें तो फुलरिन का नाम किसने दिया? बकमिस्टर फुलर, जो हमारे अमेरिकी वास्तुकार थे, इनके द्वारा फुलरिन का नाम दिया गया था। फुलरिन के अणु की बात करते हैं, इसमें 60 या 70 या उससे ज़्यादा कार्बन परमाणु भी पाए जा सकते हैं। लेकिन कार्बन 60 क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्थायी फुलरिन होता है, जिसे बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। कौन सा? कार्बन 60। तो आप इसे याद रखेंगे। तो कार्बन 60 होता है तो इसकी संरचना में 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। और इसमें 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक कैसे होते हैं? पंचकोणीय। 20 फलक तो षटकोणीय और 12 फलक क्या होता है? पंचकोणीय। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये 20 फलक तो हमारे षटकोणीय, हमारे हेक्सागोन है, और 12 फलक क्या है? हमारे पंचकोणीय है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये फुटबॉल की तरह दिखता है। इसकी संरचना क्या फुटबॉल के समान दिखाई देते हैं, अतः इसे बकी बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बकी बॉल भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर है जो कार्बन एटम है, एक डॉट है, तो कार्बन हमारा कार्बन एटम है, साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजी बंध है वो पाया जाता है। कार्बन 60 क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? 1.40 एंगस्ट्रॉम, दो कार्बनों के बीच की दूरी है। अब इसका उपयोग आप कहाँ का कर सकते हो? जो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में काम आता है, आणविक बेयरिंग में उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण क्या होता है? तकनीकी रूप से भी ये उपयोगी होता है। तो हमने ये फुलरिन देख लिया। अब बात करते हैं हीरा और ग्रेफाइट की। तो हीरा और ग्रेफाइट में यदि परीक्षा में आपसे अंतर पूछा जाए तो आप अंतर क्या बताएंगे? हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। हीरे की संरचना समचतुष्फल की, ग्रेफाइट की षटकोणीय परतदार। हीरा कैसा था? पारदर्शी रंगीन। ग्रेफाइट अपारदर्शी या भूरे धूसर रंग का होता है। हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। हीरे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे में, ग्रेफाइट में नहीं होता है। हीरे का घनत्व 3.5 होता है, जबकि ग्रेफाइट का घनत्व 3.5 से कम होता है। अब बात करते हैं, दोनों का अंतर आपने देख लिया। अब बात करते हैं कोयले के बारे में। कार्बन के बारे में हम बात करते हैं। कार्बन में एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारा, कोयला। कोयले की बात करते हैं। कोयला क्या होता है? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। क्या? अक्रिस्टलीय अपरूप है कोयला हमारा। और ये मुख्यतः कार्बन तत्व होता है इसमें, लेकिन इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी अशुद्धियाँ भी पाई जा सकती है। तो इस तरह हमने देखा, तो इस तरह की अशुद्धियाँ भी इनमें पाई जाती है। ये कोयला होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको काला सोना भी कहा जाता है। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। कोयले की उत्पत्ति किससे होती है? वनस्पतिक पदार्थों से। जो वनस्पतिक पदार्थ होते हैं उनसे कोयले की उत्पत्ति होती है। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय और परंपरागत स्रोत है। ये क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय और परंपरागत स्रोत है। भारत में लगभग 52% विद्युत का उत्पादन हमारे किससे किया जाता है? कोयले से ही किया जाता है। एक अभिक्रिया देखते हैं हमारे, कौन सी? कार्बनीकरण की अभिक्रिया। कार्बनीकरण की अभिक्रिया की बात करें तो कार्बनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? कार्बनीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण हम किसमें? कार्बन या कार्बन युक्त अवशेषी पदार्थों में भंजक आसवन या पायरोलाइसिस के द्वारा किए करते हैं। हम क्या करते हैं? ये कैसी विक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का हम रूपांतरण किसमें करते हैं? कार्बन में या कार्बन युक्त अवशेषी पदार्थों में, और वो भी किसके माध्यम से? भंजक आसवन या पायरोलाइसिस के द्वारा। यह रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा कोयले का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हमारे कार्बनिक पदार्थ है, उनका आप भंजक आसवन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन युक्त अवशेषी पदार्थ।
तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। तो हमने कोयले की बात की, तो कोयले के प्रकार देख लेते हैं। वैसे हमारे पहले भी पढ़े हुए होते हैं ये कोयले के प्रकार। कौन कौन से? 4 प्रकार होते हैं। और ये किस आधार पर होते हैं? कार्बन, राख और नमी के आधार पर। इसमें कितना % कार्बन पाया जाता है, कितनी राख बचती है, कितनी नमी पाई जाती है, इस आधार पर कार्बन के अपर रूपों में जो कोयला होता है, तो कोयले के 4 प्रकार किए गए। कौन कौन से? पहला हमारा होता है पीट कोयला। इसमें क्या 40 से 50% कार्बन पाया जाता है। अशुद्धियों की मात्रा की बात करें तो सर्वाधिक अशुद्धियां पाई जाती है, निम्नतम श्रेणी का कोयला है। पर्याप्त मात्रा में इसमें वाष्पशील पदार्थ होते हैं, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये लकड़ी की तरह जलता है। जैसे लकड़ी जलती है वैसे ही इस तरह का ये कोयला जलने पर ऊष्मा भी कम देगा, ज़्यादा धुआं देगा और अधिक राख छोड़ेगा। राख भी ज़्यादा छोड़ेगा, धुआं भी ज़्यादा देगा और ऊष्मा कम देगा। दूसरा कोयला देखें तो लिग्नाइट कोयला। दूसरा कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। इसमें 60% कार्बन होता है। कितना? 60% कार्बन होता है। भूरा कोयला है, निम्न श्रेणी का है, नमी की मात्रा अधिक है और ये अपने आप जलने लगता है, जिसमें कोयले की खदानों में कई बार आग भी लग जाती है, अपने आप ही जलता है। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयला, बीकानेर के अंदर और सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या फिर राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। फिर बात करते हैं अगला, बिटुमिनस। अगले कोयले की बात करें, अगला कौन सा कोयला है हमारा? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले की बात करें तो कार्बन की मात्रा इसमें 77 से 87% तक पाई जाती है, और ये कोयला मुलायम कोयला है, विशाल रूप से इस भारत के अंदर उपलब्ध है और उपयोग में लिया जाता है। इसका ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कार्बन का अनुपात अधिक होता है, नमी की मात्रा कम होती है। भारत में पाया जाने वाला कोयला सबसे ज़्यादा कौन सा है? बिटुमिनस कोयला। इसलिए भारत के अंदर जो ताप विद्युत ग्रहों के अंदर जो कोयला काम में लिया जाता है, वो कौन सा कोयला होता है? बिटुमिनस कोयला। अब चौथा कोयला आता है हमारे एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा कोयला आता है? एंथ्रासाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 87% से ज़्यादा पाई जाती है। कितनी? 87% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। विशेषता देखें तो यह इसकी गुणवत्ता सर्वोत्तम होती है, कठोर होता है, अत्यधिक कम ऊष्मीय पदार्थ युक्त कोयला है, अर्थात ऊष्मीय पदार्थ क्या? वाष्पशील पदार्थ, इसमें बहुत कम वाष्पशील पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात अशुद्धियाँ पाई जाती है। कठोर होता है, गुणवत्ता युक्त होता है। नमी का अनुपात अत्यधिक कम या नगण्य होता है, अर्थात इसमें औद्योगिक कोयला है ये, अर्थात उद्योगों के अंदर इसको काम में लेते हैं। ये धीरे धीरे नीली ज्वाला के साथ जलता है और कम या न के बराबर प्रदूषक है, राख भी न के बराबर ही देता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? कार्बन के बारे में देखा, कार्बन के अपर रूपों के बारे में देखा, कार्बन की संरचना, कार्बन की यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब के बारे में देखा, इनके उपयोग के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देना है, ताकि अब क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, यदि हम बड़े बड़े लेक्चर बनाएंगे तो बच्चे देख भी नहीं पाएंगे और उनका रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।